ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान में प्रदत्त जो प्रावधान है उनका पालन करते हुए अगर किसी मुस्लिम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तुरंत कार्रवाई होती है, उसका सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, उसका फार्म हाउस सील, उसका घर सील कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये ध्यान रखना चाहिए सरकार किसकी है और हम आपको सिखा देंगे और आपकी पीढ़ियां भी जो है समझ नहीं आता। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे व्यक्ति को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने का यहां पर एक वातावरण इस देश में है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि इस देश के अंदर फिर कोई भी आदमी, सीजीआई का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाने वाला आदमी, भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर आज जातिगत दुर्भावना का शिकार हो रहा है तो इस देश का कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी समाज का आदमी उससे अछूता नहीं रहेगा। कृपया अपनी बारी का इंतजार ना करें, संगठनों की परिधि को छोड़ दें, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आगे आए और ऐसी चीज अगर हमें जातिगत आधार पर अपमानित करती है, हमारे साथ जातिगत भेदभाव के आधार पर हमको नीचा दिखाती है, हमारे साथ वो अत्याचार अन्याय करती है, इन सब चीजों का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये मैसेज देना, संदेश देना है अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी हरकतें, संविधान विरोधी हरकतें भारत में जारी रहीं तो उनका अनुसूचित, सीजीआई साहब ने खुद कहा कि जब मैं पहला उनका दौरा हुआ महाराष्ट्र राज्य का तो ना वहां का चीफ जस्टिस महाराष्ट्र का वहां पर आया, हाई कोर्ट बॉम्बे का, ना वहां पर जो है जो अधिकारी सरकार की तरफ से आने चाहिए वो आए, हाँ प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला और उन्होंने कहा कि ये मामला सीधा सीधा जाति से जुड़ा हुआ मामला है, अगर मैं इस जाति में नहीं होता तो सारा प्रोटोकॉल मुझको मिलता। तो चीफ जस्टिस ने खुद इस बात को स्वीकार किया। तो मेरा ये कहना है कि जो सीजीआई साहब के साथ हो रहा है या मायावती जी के साथ में लोग करते हैं, भाई मायावती जी को उनके पीछे जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, कुछ सम्मानजनक टिप्पणी तो होती नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति को भी अभी तक जो स्वीकार्यता भारत में मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए था, इवन इस देश के जातिवादी लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी आज तक वो सम्मान नहीं दिया। जातिगत जो ढांचा है वो किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के व्यक्ति को ना तो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में देखना चाहता है, ना मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में देखना चाहता है, ना किसी को आईएएस के रूप में देखना चाहता है, ना आईपीएस के रूप में देखना चाहता है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स, यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो अगर कहीं सीजीआई बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, तो उसको कहा जाता है दलित सीजीआई। अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो उसे कहा जाता है दलित मुख्यमंत्री। अगर कोई किसी और पद पर चला जाए तो उसके नाम के पहले दलित लगा दिया जाता है। तो भारत की जो जातिगत मानसिकता है, ये मैं कहूंगा कि भारत देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और जब तक इस देश का जो ये शुद्ध हिंदू अपने आप को बोलता है या सनातन धर्म का अनुयायी बोलता है या और किसी भी, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ये हरकतें करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि उन सबको अब मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी, बदलनी चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं बदलाव करते हैं तो आज जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी है उसमें, और आज से 50 साल पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी था, उसके सोचने और समझने के तरीके में अंतर आ गया है। और अगर एक्शन और रिएक्शन का वातावरण भारत में बनता है तो ये किसी के हक में नहीं होगा, ना भारत राष्ट्र के हक में होगा, ना अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हक में होगा, ना ही ये जो सो कॉल्ड अपने आप को सवर्ण हिंदू कहकर के या धर्मगुरु बन करके, शंकराचार्य बन करके या किसी भी दूसरे ऐसे हिंदूवादी संगठन का प्रमुख होकर के इस टाइप की टिप्पणी करते हैं, निश्चित रूप से ये उनके हक में भी नहीं होगा। नहीं, अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि छाती फुलवानी है तो बताइए, धर्मी बताइए। एक कथावाचक इतने बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए पूरे देश के सीजीआई को बोल रहे हैं बताइए, और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार उन पर। देखिए, जो पिछले दिनों में अभी आपने चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से गवर्न नहीं होते। पूरे देश ने देखा वो टिप्पणी। अरे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसका आदेश तो अंतिम आदेश है, उसको बदलने की क्षमता सिर्फ भारत की संसद में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक कानून है पूरे देश के लिए, अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो उसके लिए सिर्फ संसद ही उसके लिए उत्तरदायी है और संसद ही उस परिवर्तन कर सकती। लेकिन एक वकील जो निर्वाचन आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, वो ये बोलता है कि नहीं हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम ऑटोनोमस है। ऐसी ऑटोनॉमी संविधान में किसी आदमी को भी, किसी संगठन को भी, किसी भी कमीशन को नहीं दी गई है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि देश जिस तरफ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो संविधान की शपथ लेने वाले लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण करते हैं,
उनको इन सभी गंभीर विषयों पर बहुत ज्यादा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सब चीजों पर रोकने की उनको पहल करनी चाहिए। और अगर ये चीजें नहीं रुकती हैं तो इससे मुझे अंदेशा है कि देश का माहौल खराब हो सकता है। सर, जैसा आपने कहा कि दलित चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर चला जाए तो दलित ही रहता है, तो क्या दलित होने के नाते भी सीजेआई साहब को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? देखिए, उन्होंने खुद कहा है, गवई साहब देखिए एक ऐसे परिवार से आते हैं कि उनके पापा जी गवई साहब और हम बहुत अच्छे एक दूसरे के मित्र रहे हैं। वो बिहार के भी गवर्नर थे, केरल के भी गवर्नर थे। हमारे इस कार्यालय में भी गवई साहब का कई बार आना हुआ है, बंबई में भी कई कार्यक्रम हम लोग साथ साथ रहे हैं। तो गवई साहब एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बुद्धिस्ट भी है और अम्बेडकरवादी भी है ना। और उनके पिताजी का जो कार्यशैली है पूरे देश के सामने है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा परिवार है कि उन्हें कोई नहीं जानता। वो सीजीआई बनने से पहले उनके जो पिताजी थे उनका भी भारत में गवर्नर एक बड़ा पद माना जाता है और दो स्टेट के वो गवर्नर रहे। तो उनको एक सामान्य परिवार से जोड़कर हम नहीं देख सकते। लेकिन गवई साहब भी अनुसूचित जाति समाज से थे और जो सीजीआई साहब उनके बेटे वो भी अनुसूचित जाति समाज से हैं। सवाल मायावती भी अनुसूचित जाति समाज से, काशीराम भी मायावती समाज से, डॉक्टर अम्बेडकर जो एक वर्ल्ड फेम दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं वो भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। तो आज ऐसा है कि इवन मैं ये कहूंगा कि ना केवल अनुसूचित जाति जनजाति समाज में पैदा होना इस देश के अंदर एक बहुत ही हे दृष्टि से सामान्य जाति के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, सो कॉल्ड हिंदू देखते हैं, बल्कि अगर कोई आदमी इन लोगों की वकालत करे, इन लोगों के पक्ष में कोई बात कहे। मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा थे, राजा खानदान से थे, भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। और जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो इस देश के हिंदूवादी जो सोच के लोग हैं, जातिवादी सोच के जो लोग हैं, उन्होंने जब दिल्ली बंद हुआ, जाम हुआ, तो सड़कों पर औरतें दड़ी बिछा करके ढोलक बजाते हुए गाना गाते मैंने देखा कि 100 साल पहले वीपी सिंह चमार था, चमार है, चमार ही रहेगा। तो ये लोग अगर वीपी सिंह राजा को चमार बना सकते हैं तो इनकी जो दूषित मानसिकता है, जातिगत मानसिकता है, मैं तो कहता हूं जितनी भी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान में प्रदत्त जो प्रावधान है उनका पालन करते हुए अगर किसी मुस्लिम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तुरंत कार्रवाई होती है, उसका सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, उसका फार्म हाउस सील, उसका घर सील कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये ध्यान रखना चाहिए सरकार किसकी है और हम आपको सिखा देंगे और आपकी पीढ़ियां भी जो है समझ नहीं आता। अगर संविधान का कोई मुस्लिम समाज का आदमी विरोध करता है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। मैं बताना चाहता हूं भारत राष्ट्र के लोगों को कि भारत के संविधान में जातिगत आधार पर टिप्पणी करना, जातिगत विद्वेष रखना, जातिगत आधार पर किसी को अपमानित करना एक कानून अपराध है। इसके लिए एक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 और 2015 उसका जो दोबारा कर से उसको सबने रिवाइज किया गया, कानून बना हुआ है कि उसके लिए प्रावधान है कि उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी सीजीआई साहब ने खुद कहा कि जब मैं पहला उनका दौरा हुआ महाराष्ट्र राज्य का तो ना वहां का चीफ जस्टिस महाराष्ट्र का वहां पर आया, हाई कोर्ट बॉम्बे का, ना वहां पर जो है जो अधिकारी सरकार की तरफ से आने चाहिए वो आए, हाँ प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि ये मामला सीधा सीधा जाति से जुड़ा हुआ मामला है, अगर मैं इस जाति में नहीं होता तो सारा प्रोटोकॉल मुझको मिलता। तो चीफ जस्टिस ने खुद इस बात को स्वीकार किया। तो मेरा ये कहना है कि जो सीजीआई साहब के साथ हो रहा है या मायावती जी के साथ में लोग करते हैं, भाई मायावती जी को उनके पीछे जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, कुछ सम्मानजनक टिप्पणी तो होती नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति को भी अभी तक जो स्वीकार्यता भारत में मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए था, इवन इस देश के जातिवादी लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी आज तक वो सम्मान नहीं दिया। अब इसमें इसका समाधान कैसे हो? समाधान मेरा यह है कि देखिए जो भी हमारे समाज का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रह रहा है, और मैंने तो दुनिया के कोने कोने में जाकर देखा, जो आदमी लंदन चला गया है, जो आदमी अमेरिका चला गया, जो आदमी कनाडा चला गया, जो आदमी दूसरे देशों में चला गया है, वहां भी जो देश का शुद्ध हिंदू वहां जाता है, हिंदूवादी हिंदू जाता है, जातिवाद हिंदू जाता है, वो भी जातिवाद की गठिया यहां से बांध के लेके जाता है और वो वहां भी जातिवाद करता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि लंदन की पार्लियामेंट को इस विषय में कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सियाटल जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर तो कानून बना दिया गया है। तो अगर ये जातिवाद का जहर इसी तरीके से पूरे देश में इस तरह फैला हुआ है, ये पूरे विश्व में फैलता रहा, तो ये एक राष्ट्रीय समस्या नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाएगा। और आपने देखा बहुत सारे देशों में जो यहाँ का भारतीय गया, इंडियन यहाँ से गया है, उनको बाहर निकालने के लिए हर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, आप लंदन के अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, आप जो है समझे नहीं बात, आप कनाडा के अंदर देखिए, वहां का जो मूल निवासी जो अंग्रेज है वो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।
तो और हिंदुओं के मतलब उनकी उनके कंट्रीज में जो आवाजाही हो रही है, जो लोग वहां जाकर के एनआरआई बन के जा रहे हैं, उसका खुला विरोध हो रहा है। जैसे धमकियां मिल रही है लगातार सीजेआई साहब को, क्या आपको नहीं लगता जो अम्बेडकरवादी संगठन है उनको सीजेआई साहब पे खड़ा होना चाहिए? निश्चित रूप से, मैं बिल्कुल आपने सही कहा है। ना केवल अम्बेडकरवादी संगठन, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो देश की 85% काशीराम जी ने जो अपना पेन निकाल कर कहा था कि भाई ये 85% की आबादी जो है इस देश की, समझे नहीं बात, आप पेन की तरह काम करती है। और जो पेन वो खोल के इस तरह दिखाते थे कि ये है 85%, ये 15%, तो 15% ये 85% के सिर पे ऐसे बैठता है, इस सारा काम ये 85% करता है। तो उन्होंने 85% के जो ओबीसी SC ST समाज के जो लोग थे, माइनॉरिटी समाज के लोग थे, उनको एक नई दिशा देने का काम किया। मेरा आह्वान है कि इसमें आप सब लोग अपनी बारी का इंतजार मत करिएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे व्यक्ति को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने का यहां पर एक वातावरण इस देश में है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि इस देश के अंदर फिर कोई भी आदमी, सीजीआई का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाने वाला आदमी, भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर आज जातिगत दुर्भावना का शिकार हो रहा है, तो इस देश का कोई अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी समाज का आदमी उससे अछूता नहीं रहेगा। कृपया अपनी बारी का इंतजार ना करें, संगठनों की परिधि को छोड़ दें, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आगे आए। और ऐसी चीज अगर हमें जातिगत आधार पर अपमानित करती है, हमारे साथ जातिगत भेदभाव के आधार पर हमको नीचा दिखाती है, हमारे साथ रोज अत्याचार अन्याय करती है, इन सब चीजों का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, मैं समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में बनाया था, उस दल का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि ऐसी चीजें जो हमको जातिगत आधार पर प्रताड़ित करती हैं, संविधान के खिलाफ हैं, इन सब चीजों को आओ हम सब मिलजुल करके उनका विरोध करें, एकजुट होकर उनका विरोध करें, जिससे कि भारत में हम संविधान बाबा साहब ने जो बनाया उसमें प्रावधान जो हमारे लिए बनाए, सबके लिए सम्मान से जीने का, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार हमको दिया है, और उस पर जो कुठाराघात जातिगत कुंठा वाले लोग हर रोज जो उस पर मतलब कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को हमको उनको ये मैसेज देना, संदेश देना है, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी हरकतें, संविधान विरोधी हरकतें भारत में जारी रहीं, तो उनका अनुसूचित जाति जनजाति समाज एकजुट होकर इकट्ठे होकर उसका जवाब देगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि आरक्षण को अगर ऐसे ही बरकरार रखा तो देश में गृह युद्ध होगा, और मनुस्मृति को सबसे बड़ा संविधान बता रहे हैं वो। देखिए मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति को बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि उसका दहन किया उन्होंने, और दहन करके बताया कि इसमें जो लिखा गया है वो भारत के आम नागरिक के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए, उनके लिए अपमानजनक है और उनके ग्रोथ में, इन्हें उनकी उन्नति में एक सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ को जलाया। जो लोग उस ग्रंथ की बात करते हैं, जो गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को जो है देशभक्त बोलते हैं, और जो लोग इन चीजों को कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं एटलीस्ट चाहे वो शंकराचार्य हैं, चाहे वो कोई किसी भी जिम्मेदारी में है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो मैं उनको आगाह भी करना चाहूंगा कि साहब आप भारत के संविधान को पढ़िए, संविधान का आप जो है ना आचरण करिए, संविधान को जिस प्रावधानों की उनका सम्मान करिए, और अगर आप भारत के संविधान में बनाए गए प्रावधानों का सम्मान नहीं करेंगे, आप उनका अनादर करेंगे और ऐसी अनर्गल बातें करेंगे जिससे देश का माहौल खराब हो। ये याद रखिए, देश की 85% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, ये जनजाति, ये जो समाज है बहुत बड़ा समाज है। ये आपके घरों में, बार बार बोलता हूं, आपके यहाँ नौकरी करता है, आपके घरों में बर्तन साफ करते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हैं, टमाटर बेचते हैं, आपको लौकी खिलाते हैं, आपके लिए खेतों में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के जो कमेरे लोग हैं, जो जिनकी ऊपर देश की बैकबोन में याद दिलाना चाहता हूं इस राष्ट्र के, भारत के लोगों को, कि जब कोरोना आया था, कोविड आया था, और जब ये गरीब समाज के लोग अपने घरों में बंद थे, जब टमाटर बेचने वाला टमाटर बेचने नहीं आया, लौकी बेचने वाला लौकी बेचने नहीं आया, और पेंटर पेंट करने नहीं आया, आपका कोई आदमी, सब अपने घरों में बंद थे, तो भारत की जो ग्रोथ थी, भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो माइनस में चली गई। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति जो भी बनी हुई है, जो जीडीपी बनी हुई है, उसमें इस देश के इस गरीब तबके का, एससी का, एसटी का, आपके माइनॉरिटीज का, ओबीसीज का, और इस देश के सामान्य जाति का जो गरीब आदमी जो दिन रात मजदूरी करके इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है, ये जो देश की प्रगति उन लोगों पर टिकी हुई है। अभी
पिछले दिनों में एक जीएसटी का विषय आया। जीएसटी में मैंने एक टीवी चैनल पे देखा कि 127 लाख करोड़ की जीएसटी पिछले 10 सालों में वसूली गई, और 127 लाख करोड़ की जीएसटी उसमें 3 लाख करोड़ केवल उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों से आई, और 124 लाख करोड़ देश के गरीब तबके से जो है ना जीएसटी को जो है ना इकट्ठा किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश की जीएसटी अगर इकट्ठी हो रही है तो उसमें इस देश का गरीब तबका यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सब लोग उसके लिए, ये वो सब लोग हैं जो इस देश की, मैं कहता हूं, हर तरह के विकास के लिए दिन रात समर्पित हैं। और इन लोगों को सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर प्रताड़ित करना और इनको जलील करना, इनको अपमानित करना, मुझे लगता है भारत के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला है। और मैं भारत की सरकार से और राज्य सरकारों से, जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं, एक भारत का सामान्य नागरिक होने के नाते, समता सैनिक दल का एक राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संविधान की शपथ लेकर के इन पदों पर बैठे हैं, कृपया करके संविधान का जहां जहां उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं इनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई करें, एक्शन करें, संविधान के हिसाब से इन लोगों को दंडित करने का काम करें, जिससे देश का माहौल खराब ना हो। साथ साथ मैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का एक छोटा सैनिक हूं, एक सिपाही हूं, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि समता सैनिक दल हर आईएएस के पीछे, हर आईपीएस जो अनुसूचित जाति समाज का, जनजाति समाज का, ओबीसी समाज का, जो गरीब तबके का आदमी है, समता सैनिक दल हर चाहे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पीछे भी हम लोग समता सैनिक दल के सिपाही खड़े हुए हैं। हम किसी जो अगर हमारे समाज का मुख्यमंत्री है उसके साथ अपमान हो रहा है, हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं। कोई आईएएस है, आईपीएस है, उसके साथ भी हम खड़े हैं। समता सैनिक दल हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो इस देश में डिप्राइव्ड क्लास में माना जाता है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी माना जाता है, गरीब माना जाता है, कमजोर माना जाता है। और उसके साथ अगर जातिगत आधार पर कोई इस टाइप की घटना होती है तो समता सैनिक दल हर उस साथी के साथ खड़ा है, हर उस अधिकारी के साथ खड़ा है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो जातिगत आधार पर आने वाले दिनों में इस देश में प्रताड़ना का शिकार होगा। एक आखिरी सवाल, आप हमेशा आरक्षण की वकालत करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन शंकराचार्य जो जगत गुरु वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, गृह युद्ध हो जाएगा। मैंने शंकराचार्य को पहले टीवी चैनल के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, शंकराचार्य जी आप धर्म का काम करने के लिए अधिकृत हैं, हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप संविधान को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, संविधान को पढ़ें। और संविधान को अगर पढ़ लेंगे तो आप ऐसी चीजें जो आपके, ये देखिए धर्मगुरु के कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है, जो बात वो बोल रहे हैं, तो या तो उनको धर्मगुरु का काम छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए, वो राजनीति करें सीधी सीधी। ये सारे फैसले सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर तय होते हैं, ये शंकराचार्य जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। और अगर उनको फिर भी कोई बात रखनी है तो कृपया करके मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप जो भी बात रखें भविष्य में वो ऐसी बात रखें जो संविधान के दायरे में हो और आपके किसी भी वक्तव्य से देश का माहौल खराब ना हो।